हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का युक्ति आईएएस में। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए तो निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये जो हमारा सीरीज़ है, आपको पता है कि हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं। हम 2019 से लेकर के 2013 तक का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो तो ये मस्ट है आपके लिए देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है कि एक ईयर का क्वेश्चन दूसरे ईयर में संबद्ध करके पूछा जाता है। या आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपको यूपीएससी का क्वेश्चन बिल्कुल मस्ट है देखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के बेस के आधार पर भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। तो 2019 का पेपर ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर हमारा वो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 2018 का पेपर। 2018 का पेपर दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में फिर 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो है पेपर का सीरीज ए है। चलिए हम पेपर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और आपको अगर ये पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर लिंक या व्हाट्सएप पे जाकर के आप पेपर ले सकते हो, यूपीएससी 2018 का या 2019 का। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मान लेते हैं कि हमें ये स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इस स्टेटमेंट के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि क्या यह सही है अथवा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी थी। मान लेते हैं कि इस स्टेटमेंट के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि यदि लोकसभा में यदि किसी दल में न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। ये बिल्कुल गलत। क्यों गलत है कि देखो 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को इतनी सीट नहीं मिली थी कि उन्हें विपक्ष का दर्जा दिया जाए। तो कितनी सीट चाहिए लोकसभा में? मिनिमम लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसका अगर 10% सीट कोई पार्टी लाता है तभी जाकर उसको जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है। तो लोकसभा में 543 सीट है, 10% सीट का मतलब हुआ लगभग 55 सीट। तो मिनिमम एक अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर 55 सीट लाती है लोकसभा में तभी जाकर उसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाता है। तो स्टेटमेंट तीसरा गलत होता है। तो स्टेटमेंट देखो तीसरा अगर हम गलत करते हैं तो ऑप्शन चलते हैं। तीसरा गलत है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो स्टेटमेंट जो है दूसरा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। केवल एक ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया, हटाया, तो हमें आंसर मिल गया। इसी तरह से यूपीएससी का पेपर सॉल्व करना होता है। आप हर एक स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है और ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन से पर्ण रूपांतरण होता है? पहला जो स्टेटमेंट है कठोर एवं मोर्मी पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण, तीसरा है पर्ण की जगह कांटे। तो हमने साइंस एंड टेक के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी कि नॉर्मली जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होगा उसका ऑल ऑफ दीज आंसर सही होगा। तो इसका भी तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही है। सॉरी, स्टेटमेंट ए, बी और सी तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। तीसरा पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है एनएसएसओ के सर्वे को लेकर के है। एनएसएसओ का जो है सर्वे, जो 70th सर्वे हुआ था, 17वां सर्वे हुआ था, उसको लेकर के हैं। तो एनएसएसओ के 70th सर्वे द्वारा संचालित कृषि कुटुंबकों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट दिया। इसमें अगर आप एलिमिनेट करोगे तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है कि कह रहा है कि देश में कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी हैं। 60% से अधिक ओबीसी की बात कर रहा है। हमने आपको बताया था कि डाटा यूपीएससी नॉर्मली गलत देता है। और भारत में जो है कितने परसेंट ओबीसी हैं? लगभग 45-50% के आसपास भारत में ओबीसी हैं। और यहाँ बता रहा है कि 60% से अधिक जो है कृषि कुटुंब ओबीसी हैं। स्टेटमेंट 2 गलत। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो क्या हमारा आंसर आ रहा है
स्टेटमेंट 2 गलत है तो ऑप्शन एच एलिमिनेट हो रहा है, बी एलिमिनेट हो रहा है और डी एलिमिनेट हो रहा है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर आ रहा है। मतलब हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया। इसी तरह से क्वेश्चन आप बनाओगे कि एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया और आपका आंसर निकल जाएगा। देखो, दो संस्था के बारे में है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 दो संस्था के बारे में है, एक एनजीटी के बारे में है और एक सीपीसीबी के बारे में। एनजीटी क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। और सीपीसीबी क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई है वाटर पोल्यूशन एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना, सीपीसीबी की स्थापना वाटर पोल्यूशन एक्ट के माध्यम से हुई है, एयर पोल्यूशन एक्ट के माध्यम से नहीं हुई है सीपीसीबी की स्थापना। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालिक आदेश के द्वारा किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों का, एनजीटी और सीपीसीबी दोनों का गठन एक एक्ट के माध्यम से किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करवाता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश की वायु की गुणवत्ता सुधार के लाने का लक्ष्य रखता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है बी बिल्कुल सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला स्टेटमेंट है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। देखो, 9th शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछा है और यही क्वेश्चन हमने 2018 का पेपर में सॉल्व कर रहे हैं। 2019 में यही क्वेश्चन पूछ दिया था यूपीएससी ने कि 9th शेड्यूल किस प्रधानमंत्री के काल में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 9th शेड्यूल, उसका आंसर क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है पीरियड में, एज ए प्रधानमंत्री जब उनका पीरियड था उसी समय में 9th शेड्यूल आया था। तो 2019 का और 18 का क्वेश्चन कितना संबद्ध है आप देख सकते हो। 2019 में भी 9th शेड्यूल से क्वेश्चन आया और 18 में भी आया। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है कि भारत का संसद किसी भी जो है कानून विशेष को जो है वो 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा क्या है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। गलत है, न्यायालय किसी भी कानून का परीक्षण कर सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, आंसर जो है, आंसर ए है। पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एमडीआर कॉस्ट के बारे में। एमडीआर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे एमडीआर क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने किसी दुकानदार के पास कोई सामान परचेज किया, खरीदा, ठीक। तो नॉर्मली वो दुकानदार को अगर आप कार्ड दोगे तो वो कार्ड मना करता है, बोलता है कि मुझे कार्ड नहीं, आप कैश दे दो। क्यों? क्योंकि अगर कार्ड से आप परचेज करते हो तो उसका जो है कुछ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है या बैंक को टैक्स देना पड़ता है उस दुकानदार को। तो इसी को कहा जाता है एमडीआर कॉस्ट। यानी अगर आपने मान लेते हैं कार्ड से 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया तो उसका कुछ परसेंटेज उसको बैंक में एज ए टैक्स देना होता है कार्ड के यूज करने के बदले। तो इसी को कहा जाता है एमडीआर कॉस्ट। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो सी बिल्कुल सही है। यह बैंकों द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों से डेबिट कार्ड के भुगतान लेने पे लगाए जाने वाला शुल्क है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन अंग्रेजी में चलेंगे। नॉर्मली क्या होता है ना कि साइंस एंड टेक्स्ट का क्वेश्चन जो है अगर आप बना रहे हो तो उसको हिंदी में आप समझ भी नहीं पाओगे। तो एनएसजी के बारे में लगातार उस समय में चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 7, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप लगातार चर्चा में था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है। अगर कोई देश एनएसजी का सदस्य बन जाएगा तो उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आसानी से मिल जाएगी, इसलिए भारत लगातार इसको लेकर के प्रयासरत है कि भारत एनएसजी का सदस्य बने। दूसरा कि इट ऑटोमेटिकली, ये स्टेटमेंट नॉर्मली इस तरह का जो वर्ड होता है ना, ऑटोमेटिकली यानी अपने आप, तो ये गलत होता है। इट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ एनपीटी, यानी एक देश मान लेते हैं कि एनएसजी का सदस्य बनेगा तो वो अपने आप एनपीटी का भी सदस्य बन जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 को भी हम इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे जो है विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी ऑन इक्वलाइजेशन टैक्स, तो क्वेश्चन है इक्वलाइजेशन टैक्स को लेकर के ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस अफोर्डेड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज व्हिच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसको गाफा टैक्स कहा जाता था। इसके बारे में फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है कि एडवर्टाइजमेंट पे जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स के पार्ट के रूप में कंसिडर किया गया है, गलत। दूसरा स्टेटमेंट है कि नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विस इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है कि क्या यह जो है DTAA के अंतर्गत आता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी इसका सही होगा, नीदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो FRBM एक्ट को लेकर के है। FRBM एक्ट इतना महत्वपूर्ण एक्ट है, FRBM तो इतना महत्वपूर्ण है, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है। तो लगभग पिछले 15 वर्ष में लगभग 10 क्वेश्चन इसमें PT और मेंस में आया। तो हम यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं कि राज्य सरकारों को GDP का 49% राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को 21% जो है देता है, यानी ऋण है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मात्र 21% का और स्टेट गवर्नमेंट के पास 49% का ऋण है। ये दिखने से भी गलत लग रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे अधिक ऋण होता है वो लेता है केंद्र सरकार। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो अगर हम 2 एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर देखो 2 एलिमिनेट करेंगे तो B नहीं होगा और D नहीं होगा। A और C में दोनों में स्टेटमेंट A है, तो A स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अब तीसरे पे हम मूव करते हैं, यानी अगर 2 गलत हुआ तो एक अपने आप सही हो रहा, ठीक है। तो इसको हमको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, ये अपने आप सही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सही होगा अगर 2 गलत होगा तो तीसरा स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य के पास केंद्र सरकार के बकाया देता है तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना होगा। यानी कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि राज्य सरकार के पास मान लीजिए कोई ड्यूज बचा हुआ है, ठीक है, ऋण का, तो उसको कोई ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन यहाँ पे C हमारा सही हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, इस पे भी क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में आया था, इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को हमें देखना चाहिए। क्योंकि जो 2019 में पेपर आया था, अगर आप देखोगे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखना या क्वेश्चन जाकर देखना, तो क्वेश्चन क्या था 2019 का कि सबसे अधिक जो इंडिया जो है मान लीजिए खाद्यान्न उत्पाद जो है इंडिया विदेश से मान लीजिए इम्पोर्ट करता है, बहुत सारा खाद्यान्न उत्पाद इंडिया विदेश से इम्पोर्ट करता है, तो उसमें सबसे अधिक पैसा किस में लगता है, किसको इम्पोर्ट करने में लगता है, तो तेल को यानी जो खाने वाला तेल होता है उसको इम्पोर्ट करने में सबसे अधिक पैसा इन्वेस्ट करता है भारत सरकार। तो उसको लेकर के 2018 में भी क्वेश्चन था, 19 में भी क्वेश्चन था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी, यहाँ पे जो सभी जिस तरह से नॉर्मली अगर इस तरह का वर्ड आ जाए ना सभी वगैरह, तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, राइट, कि नॉर्मली इस तरह का स्टेटमेंट गलत होगा कि सभी खाद्य तेलों में किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाता। ये कैसे हो सकता है कि इंडिया जितना भी मान लेते हैं कि खाद्य शुल्क तेल मंगाएगा, किसी पे भी टैक्स नहीं लगाएगा किसी भी देश से, ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी और अमेरिका में कुछ समय तक रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए। कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आधार कार्ड को लेकर के चर्चा में रहा था, नागरिकता को लेकर के चर्चा में था, और इस बार भी नागरिकता को लेकर के लगातार चर्चा में, सिटीजनशिप एक्ट को लेकर के। पहला स्टेटमेंट क्या है कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। क्या आपका आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप का प्रूफ है? बिल्कुल गलत है, नहीं है।
क्या आपका वोटर आईडी आपके सिटीजनशिप का प्रूफ है? वो भी नहीं है। क्या आपका पैन कार्ड आपके सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत है। दूसरा देखो, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, दूसरा भी गलत है। यानी ऑप्शन यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत। क्वेश्चन नंबर 13 का देखो, 13 का मानवीय क्रियाकलाप यानी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया या सूख गया है। कौन सा सी सूख गया? तो ब्लैक सी आपको लेकर के चर्चा में रह रहा है। ब्लैक सी के बारे में आप जानते हो कि ब्लैक सी बहुत बड़ा सी है, नहीं सूखा होगा। और बेकाल झील भी नहीं सूखा होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में जानते हो। तो एक ही सिर्फ झील है जो सूखा है, वो है अराल झील। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? नहीं। ह्यूमन राइट कार्यालय? नहीं। विश्व न्याय परियोजना जो है यूएस में है, वहीं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता है। ऑप्शन डी सही है 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी चर्चा में था और लगातार क्वेश्चन पूछा है। इस पिछली बार 2019 में भी क्वेश्चन यूपीएससी ने इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? क्या भारतीय बैंक एसोसिएशन जोड़ेगा? बैंक एसोसिएशन का काम एटीएम को जोड़ना नहीं हो सकता। क्या आरबीआई का काम जोड़ना होगा बैंक एटीएम को? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय प्रतिभूति निपेक्ष लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड का काम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसका काम है? ये एनपीसीआई का काम है। एनपीसीआई, अगर आप हमारा डीएनए फॉलो करते हो तो डीएनए में भी हमने बताया है कि एनपीसीआई के कितने काम हैं, लगभग 13-14 काम के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था वहाँ पे। तो उसमें एक काम ये है कि जो बैंक है, एक दूसरे को बैंक को इंटरलिंक करने का भी काम एनपीसीआई का है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंक अपनी निधियों के रूप में रखता है। वे खाता धारकों द्वारा देयता का भुगतान नहीं करने पर कोई हानि होती तो उसका प्रतिकार कर सकें। यानी बैंक के पास, मान लेते हैं कि बैंक के पास 1 लाख रुपए का डिपॉजिट है, तो बैंक जो है कुछ ना कुछ रुपए, उसका मान लेते हैं कि 9% रुपए जो है वो हमेशा रिजर्व रखेगी। बैंक के पास अगर 1 लाख रुपए, मान लेते हैं कि बैंक की टोटल पूंजी 1 लाख रुपए है, तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज हमेशा अपने पास रखेगा। क्यों रखेगा? कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को ऋण अगर मान लेते बैंक नहीं दे पाएगा, कुछ पैसा उसके पास नहीं है, तो इसी कंडीशन में वो जो रिजर्व रखा है ना CAR, उससे पैसा निकाल करके वो जो ऋण लिया है उसको देगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि क्या CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक अलग अलग करता है? बिल्कुल गलत है। CAR का निर्धारण बैंक नहीं, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और ये जो है बेसल मानक है, बेसल के बारे में आपने सुना होगा। बेसल मानक के आधार पे ही CAR हर एक बैंक जो है अपने पास रखता है। देखो, साइंस एंड टेक का अगेन क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक में हमें बताया था कि नॉर्मली ऑल ऑफ दिस सही होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इसको अंग्रेजी में लेकर हम चलेंगे। 17 का, द Identity platform Aadhaar provides open application programming interface. What does it imply? It can be integrated into any electronic device. बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? ऑनलाइन ऑथराइजेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। साइंस एंड टेक में नॉर्मली हर एक ऑप्शन सही होता है, साइंस एंड टेक में खास करके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में किस देशों में लाखों लोग भयंकर अकाल और कुपोषण से जो है प्रभावित हुए तथा उसकी युद्ध संघर्ष के चलते भूखमरी के कारण मृत्यु हुई? तो 2 कंट्री काफ़ी चर्चा में था, यमन और दक्षिणी सूडान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यमन और दक्षिणी सूडान वो देश थे जहाँ जो है युद्ध के कारण, संघर्ष के कारण जो है वहाँ पे भूखमरी जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी 2017-16 के आसपास में। देखो, बुड डिस्प्रेस के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, इस जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें अगर तीन स्टेटमेंट है तो 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट को भी गलत कर दोगे आप, तो आपका ऑप्शन आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है बुड डिस्प्रेस को लेकर के
तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। बिल्कुल गलत है। बुड एक्सप्रेस ने क्या कहा था? जो प्राइमरी एजुकेशन है वो जो है रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। जो हाई स्कूल का एजुकेशन है, हाई स्कूल मिड लेवल या हाई स्कूल का एजुकेशन है, वो रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश में दोनों में होना चाहिए। और जो अपर एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन या एबव का एजुकेशन है, वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो शिक्षा जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हर एक लेवल में एजुकेशन का जो है मापदंड जो है वो अलग होना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज में होना चाहिए। शिक्षा सभी स्तर पे इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। ये मैकाले की सिफारिश थी। तो ऑप्शन 3 गलत अगर हम करेंगे तो स्टेटमेंट जो है पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो सिर्फ और सिर्फ देखो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, और सिर्फ ए होगा। ए बिल्कुल सही होगा। देखो, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि बनाने की शक्तियां संविधान प्रदत्त करता है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उसका कार्यपालिका आदेश द्वारा प्रत्यायोजन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा हो। तो ये जो है, ये देखो, बिजनेस एडवाइजरी समिति बिल्कुल नहीं होगा। सरकारी आश्वासन जो देता है उसकी समिति भी बिल्कुल नहीं होगा। 2 स्टेटमेंट लग रहा, या तो नियम सभी हो सकता है या अधीनस्थ विधान संबंधी समिति हो सकता है। तो ये सब नॉर्मली आप पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन को, इसको आपको टेक्निकली सॉल्व करना होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? उपनियम है, यहाँ पे क्या है? उपविधि है। तो दिखने से उप लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ही इसका आंसर होना चाहिए, और इसका आंसर भी यही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है मतलब पढ़ के नहीं जा सकते। नॉर्मली बहुत कम लड़के होंगे जिसको इसके बारे में पता होगा। तो टेक्निक से इसको सॉल्व करना होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कभी इस तरह का रिकमेंड नहीं करेगी, और सरकारी जो आश्वासन देता है उसकी समिति भी इनको रिकमेंड नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी? उपनियम है तो उप नियम क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ही इसको कर सकती है। ऑप्शन बी का सही होगा। आरटीआई को लेकर के है, आरटीआई को लेकर के जो है हम तीसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल गलत है कि भारत के 90% से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है। बिल्कुल गलत है। वैसे भी डाटा मैंने बताया कि डाटा नॉर्मली गलत होता है। तो अगर 3 स्टेटमेंट गलत है तो डी नहीं होगा और सी नहीं होगा। इस दोनों में पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों में जो है बी है, तो बी बिल्कुल सही होगा, और बी बिल्कुल सही होगा। और ए पे हम मूव करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने की अर्हता यानी योग्यता होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का आवश्यक होता है। बिल्कुल इस तरह का हमने कभी सुना भी नहीं था, और ये बिल्कुल गलत है। यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल इसका सही होगा। देखो, आज का अगर आपने डीएनए देखा है तो उस डीएनए में हमने डिस्कस भी किया था, हमने डिस्कस नहीं किया था, सॉरी, जसवाल सर ने डिस्कस किया था खोमजोंग के बारे में। तो खोमजोंग कहाँ का त्योहार है? खोमजोंग मणिपुर का फेमस त्योहार है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है। थांगटा कहाँ है? थांगटा जो है मिजोरम से संबंधित है। थांगटा का नृत्य आप देख लेना, सिक्किम से नहीं मिजोरम से संबंधित है। देखो, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा गलत। तो तीसरा गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा सही है तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन सही होगा। तो याद रखना, जब 4 कूट जो है मिजोरम से संबंधित है, खोमजोंग जो है मणिपुर से संबंधित है, और थांगटा जो है मिजोरम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, पहला स्टेटमेंट चलेंगे कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण 2006। ये क्वेश्चन जो है फांसी को लेकर के FSSAI, यानी अगर मान लेते हैं कि मार्केट से कोई सामान परचेज करते हो तो आप इसका लोगो पक्का देखते होगे, FSSAI का लोगो। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया था। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है?
कि हमने आपको बताया था कि नॉर्मली जो है मंत्रालय का नाम यूपीएससी गलत देता है। पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन देखोगे ना तो नॉर्मली आपको लगेगा कि मंत्रालय का नाम लगभग यूपीएससी ने गलत दिया है। तो खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण मंत्रालय जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही होगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चलते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के में है। पहला, केवल वे ही परिवार आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हो, यानी बीपीएल हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 80 करोड़ लोग आता है, लगभग, और भारत में गरीबी रेखा से नीचे लगभग 30 से 35 करोड़ लोग हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है। और पहला स्टेटमेंट अगर गलत होगा तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखो, सॉरी ऑप्शन देखो, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो या तो स्टेटमेंट 2 सही होगा या 3 सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि परिवार में 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला को राशन के कार्ड निर्गत किए जाने के लिए प्रायोजन से परिवार का मुखिया होता है। यानी किसी भी परिवार में अगर 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला है तो वही हेड ऑफ उस परिवार की हेड होगी और वही ऑथराइज होगी जो कि जाके राशन ला सकती है। तो स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है और पहला गलत है। तो हमारा आंसर निकल आता है बी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर निकल जाता है ऑप्शन बी। देखो, जीआई टैग को लगातार चर्चा में रह रहा है। अब तो स्टेट पीसीएस भी जीआई टैग को लेकर के क्वेश्चन पूछती हैं। तो जीआई टैग जो इंडिया में आया था, यानी भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 जो आया था, वो किससे संबंधित है? तो डब्ल्यूटीओ के कारण ये इंडिया में आया था। याद रखना, डब्ल्यूटीओ, जीआई टैग जो है संबंधित है डब्ल्यूटीओ के रिकमेंडेशन के आधार पे जीआई टैग इंडिया में भी आया। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन जो है अगर आप रिलेट करोगे 27 तो यूपीएससी 2019 के भी क्वेश्चन इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। वहाँ पे पूछा था क्वेश्चन सैंड को लेकर के, यानी बालू को लेकर के। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत में राज्य सरकारों और को गैर कोयला खाद्यान्नों के निर्माण में भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खाद्यान्नों की नीलामी का अधिकार नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। राज्य सरकारों को भी गैर कोयला खाद्यान्नों की नीलामी का अधिकार है। गैर कोयला खाद्यान्न क्या हुआ? जैसे मान लीजिए सैंड हो गया, बालू हो गया, तो क्या बालू को लेकर के राज्य सरकार नियम नहीं बना सकता? यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2019 में। तो बालू को लेकर के भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो राज्य सरकार नियम बना सकता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देख लो, आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खाद्यान्नें नहीं है। एब्सर्ड लग रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होता है। दूसरा भी गलत है। तीसरा, राजस्थान में लो एस की खाद्यान्नें हैं, बिल्कुल सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो हमारे साथ आप मूव करते रहो, देखते रहो, और कुछ ना कुछ जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उसको कोशिश करना आप इसको लिखने का। जैसे मैंने बताया कि साइंस और टेक में नॉर्मली जो होता है ऑल ऑफ दिस सही होता है आंसर। इसी तरह से बीच बीच में क्वेश्चन आते रहता है और हम डिस्कस करते रहते हैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स को लेकर के। तो पहला क्या है कि भीम ऐप, भीम को लेकर के हैं कि भीम ऐप का उपयोग करने के लिए ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी धन को हस्तांतरण करना संभव बनाया, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड के प्रमाणीकरण के लिए 4 घटक होते हैं, तो नॉर्मली एक डाटा दे दिया। हमने कहा है कि डाटा नॉर्मली यूपीएससी गलत पूछता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। दिल्ली के समीप सबसे देशांतर में सबसे निकट कौन स्थित है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा, जैसे मान लेते हैं कि ये दिल्ली है, ठीक है, मैप तो नहीं बना अच्छे से, ये देशांतर हो गया। दिल्ली इस देशांतर पर अगर स्थित है तो इसके निकट में सबसे कौन शहर है? तो ये बेंगलोर है। ये मैप पे आप देखना अच्छे से, आपको पता चलेगा कि दिल्ली के समीप जो है बेंगलोर देशांतर में सबसे निकट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 30 का देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 138 और 182 कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो श्रम अगर यहाँ पे लगा हुआ है यानी ये श्रम से ही संबंधित होगा। और चारों ऑप्शन में जाकर देखो श्रम क्या ऑप्शन डी में है, सी में है, बी में है, बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन में ही श्रम है यानी बाल श्रम से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा बिल्कुल सही नहीं है। इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ना। तीसरा सही नहीं है कि धन विधेयक भारत के आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। नहीं, आकस्मिक निधि पे लगभग 500 करोड़ रुपए होता है और ये राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो इसका यूज करवाएगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। तो धन विधेयक कहीं भी आकस्मिक निधि से संबंधित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का देखो, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। यानी मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और बिहार का अगर जितना एक एमएलए का वोट का पावर है, क्या सिक्किम के एक एमएलए का वोट का पावर होगा उतना? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो है लोकसभा, दूसरा स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि एमपी जो होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हर एक एमपी का वोट का मूल्य सेम होता है, बराबर होता है। हर एक एमपी के मूल्य जो है उसका वोट वैल्यू बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी बिहार का अगर मान लेते हैं एमपी है, सिक्किम का एमपी है और पंजाब का एमपी है, तीनों का जो है वोट मूल्य बराबर होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन बिहार, सिक्किम और पंजाब तीनों के एमएलए का वोट मूल्य अलग अलग होता है राष्ट्रपति चुनाव में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 को हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदी में, हाँ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेक्टिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यानी कह रहा है कि अगर आपने IAEA का प्रोटोकॉल साइन किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का प्रोटोकॉल साइन किया, तो उससे क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या फ़ायदा होगा आप? तो फायदा यह होगा कि द सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कम्स अंडर द IAEA सेफगार्ड। यानी भारत में जैसे मान लेते हैं कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है, जैसे कुणालकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तो वैसा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होगा कि IAEA के सेफगार्ड के अंतर्गत आ जाएगा, यानी इसके स्वच्छता मापदंडों के अंतर्गत वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 इस बार भी चर्चा में रहा है, याद रखना। 34 क्यों चर्चा में था? RCEP को लेकर के चर्चा में था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कई बार हमने डिस्कस किया इसको लेकर के। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें कितने देश थे? 10 आसियान के देश थे और 6 जो है अन्य देश थे। 10 आसियान के देश, उसका नाम आपको याद रखना चाहिए। 6 अन्य देश में कौन थे? चीन, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 6 देश थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन यही कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से कौन से नहीं है? तो निश्चित तौर पे USA नहीं है और कनाडा नहीं है, तो 2 और 6 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बच रहा है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इस बार क्यों चर्चा में है RCEP इसलिए चर्चा में है कि भारत सरकार इससे बाहर आ गया है, राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है कि वो RCEP का पार्ट नहीं होंगे, काफ़ी चर्चा में था इस समय में। क्वेश्चन नंबर 35 का देखो, GACSA इसको बोलते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्या यह पेरिस 2015 में जो पेरिस शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है? बिल्कुल गलत है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। नॉर्मली जो है कुछ क्वेश्चन कहा जाता है UPSC में आपको जाओगे तो पहली बार देखोगे, तो हम लोगों ने भी क्वेश्चन को पहली बार देखा था। तो याद रखना कि पेरिस क्लाइमेट चेंज, अगर आप एक रेगुलर तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको अच्छे से हर एक चीज़ पता होगा। तो इस तरह का कहीं भी समझौता पेरिस क्लाइमेट चेंज में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टेटमेंट पढ़ो। तो क्या GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी? अगेन गलत है। क्यों गलत है? कि अगर भारत इसमें पार्टिसिपेंट होता तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे से जानकारी होता। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी होगा इसका राइट ऑप्शन।
डिजिटल इंडिया को लेकर के जो है उद्देश्य को लेकर के चर्चा है। पहला स्टेटमेंट, क्या भारत अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन करेगी जैसा कि चीन ने किया? बिल्कुल गलत है। डिजिटल इंडिया का कहीं भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जिस तरह से चीन ने किया उस तरह से भारत करेगा। पहला स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक नीतिगत ढांचे को स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी भारतीय औद्योगिक भौगोलिक सीमा के अंदर अपने डाटा केंद्र स्थापित करें, यानी डाटा लोकलाइजेशन की बात कर रहा है। डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके भीतर जो है सर्वर स्थापित किया जाए ताकि वो डाटा जो है यहीं स्टोर हो। जैसे मान लेते हैं कि आपने अमेजन पे कोई चीज़ परचेज किया तो उसका जो डाटा है वो यूएस में सेव होता है, तो अगर वो डाटा इंडिया में ही सेव हो, इसको लेकर के लगातार चर्चा में था। लेकिन ये भी डिजिटल इंडिया का उद्देश्य नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। देखो, मज़ार शरीफ जो है पड़ता है आपको अफगानिस्तान में। मौसूल जो है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मौसूल जो है इराक में पड़ता है। कई बार चर्चा हो रही थी उस समय मौसूल को लेकर के, काफ़ी युद्ध चल रहा था, तो ये उस समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी था, काफ़ी युद्ध चलता था। और यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जहाँ युद्ध अधिक चलता हो, जैसे अलेप्पो सीरिया में पड़ता है, काफ़ी वहाँ भी घटनाएँ हो रही थी। तो यहाँ पे देखो 4 सही है और पहला सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 में, वर्तमान में भारत के संविधान में आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि तीनों शेड्यूल है हमारे, संघ शेड्यूल है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तीनों सूची के अंतर्गत अगर कोई नया मान लेते विविधता आ जाती है या कुछ नया विषय आ जाता है, जैसे मान लीजिए अभी जो कोरोना वायरस के कारण एक तरह से नया विषय आ गया, क्रिएट हुआ है, तो ये अगर इसकी पावर अगर किसी को देनी है तो किसको दिया जाए, तो उसी को अवशिष्ट सूची कहा जाता है। और भारत के संविधान के आर्टिकल 248 के अंतर्गत जो है केंद्र को दिया गया है अवशिष्ट सूची, यानी जो कोई नया विषय आता है तो उस पर जो है कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होगी, और यही शक्ति जो है गवर्नर जनरल को था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो वो अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष तुरंत अपने पद को रिक्त कर देगा, बिल्कुल गलत है। यानी विधानसभा का विघटन होता है तो इमीडिएटली रिक्त नहीं करता है, जब तक नया, जैसे मान लेते हैं कि जैसे विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा का जो है विघटन हो गया तो नया जब तक विधानसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वो अपना पद रिक्त नहीं करेगा विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट ए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? तो इसको पढ़ के भी आपको लगेगा कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध यही लग रहा है कि जहाँ विधि नहीं है वहाँ स्वाधीनता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। दूसरा पे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धि और वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। स्टेटमेंट यहाँ पे तीसरा जो है ऑप्शन सही है। वाणी ठनी किससे संबंधित है? आर्ट एंड कल्चर में नॉर्मली आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते हो, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है वनी ठनी। क्वेश्चन नंबर 43 हम अंग्रेजी में चलेंगे। यहाँ पे थाड THAAD चर्चा में क्यों था उस समय में? क्यों था कि अमेरिका का ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जो लगाया था अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में। क्यों लगाया था? क्योंकि अमेरिका को खतरा था कि अगर उत्तर कोरिया ने मिसाइल छोड़ा तो दक्षिण कोरिया में जो थाड लगा हुआ एंटी मिसाइल सिस्टम उसके माध्यम से उसको नष्ट किया जा सके। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सी बिल्कुल सही है। ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम था जो लगाया था उन्होंने कहाँ में? दक्षिण कोरिया में, जिसका चीन और उत्तरी कोरिया दोनों ने विरोध किया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। देखो 44 भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी, और इसमें भी डिस्कस करता हूँ कि नॉर्मली जो समकालीन स्टेटमेंट यूपीएससी गलत पूछता है, यानी कॉन्टेम्परेरी, यानी ये इसके समकालीन है। मान लेते हैं क्वेश्चन पूछता है कि ये मंदिर जो है, ये टेम्पल जो है इस शासन के समकालीन बना है, तो नॉर्मली इस तरह का स्टेटमेंट यूपीएससी गलत पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे 3 बिल्कुल गलत है। तो 3 अगर स्टेटमेंट गलत है तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। देखो ए ऑप्शन होगा नहीं, चूँकि यहाँ पे 3 है, सी होगा नहीं, यहाँ भी तीसरा स्टेटमेंट है, और डी होगा नहीं, यहाँ भी तीसरा स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। देखो विधि का साधन, यहाँ पे आपको एलिमिनेट करने के लिए सीखना होगा। क्या सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है विधि का शासन? बिल्कुल गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे देखो एलिमिनेट करो, तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं, तो 2 और 4 जो है दोनों में है, तो 2 और 4 बिल्कुल सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट को बस हमें देखना। देखो तीसरा अगर गलत करते हैं तो ये और ये बाय डिफ़ॉल्ट सही होता है, और पहला स्टेटमेंट है कि शक्तियों का परिसीमन, तो बिल्कुल शक्तियों का परिसीमन होगा, तो पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लीगल टेंडर क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 पूछता है कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, आपने उसे रुपए दिया तो वो लेने से मना नहीं करेगा, आपने उसे सिक्का दिया तो वो लेने से मना नहीं करेगा, लेकिन आपने उसे चेक दिया तो वो लेने से मना कर सकता है। लीगल टेंडर क्या होता है कि वो लेने से आपको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, अगर रिफ्यूज़ करेगा तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। तो यानी ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है कि वो मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, वहाँ बाध्य किया जा सकता है। अगर वो लेने से मना करता है तो आप केस कर सकते हो, तो इसको लीगल टेंडर कहा जाता है। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं हम। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता की निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो वो विकल्प लागत की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है कि विकल्प लागत जो होता है उसकी अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, निरपेक्षता तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर संकेत नहीं करती। यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि अगर होगा तो निरपेक्ष प्रति व्यक्ति जीएनपी जो है इसका इंडिकेशन नहीं करेगा, यानी विकास का इंडिकेशन नहीं करेगा। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। 49 पे चलते हैं। 49 का इंग्लिश में हम कोशिश करेंगे बनाने का। देखो हाँ, ह्यूमन कैपिटल को लेकर के, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? पहला स्टेटमेंट देखो कि इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, पहला गलत है, यानी एक व्यक्ति अधिक से अधिक धन का संचय करता है, क्या ह्यूमन कैपिटल है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो पहला अगर गलत है तो ऑप्शन यहाँ पे देखो एलिमिनेट करो। ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं, और दोनों में बी है, तो बी तो बिल्कुल सही होगा, और ऑप्शन 4 को बस हमें देखना, बी बिल्कुल सही है। और एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ 4 भी सही है। इंटेंजिबल वेल्थ क्या होता है? इंटेंजिबल कल्चर क्या होता है? इंटेंजिबल कल्चर से आपको इंटेंजिबल वेल्थ के बारे में पता चलेगा। इंटेंजिबल जैसे योगा क्या हुआ? इंटेंजिबल कल्चर होता है, दिखाई नहीं देता वैसा कल्चर हुआ। तो इंटेंजिबल वेल्थ क्या हुआ? जैसे आपका ज्ञान हो गया, आपकी जो नोइंग कैपेसिटी है उसको इंटेंजिबल वेल्थ कहा जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? आपका ज्ञान ह्यूमन कैपिटल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 50 हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन क्या है? उच्च बजट वाली अर्थव्यवस्था में होते हुए किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? राइट, इसका भी अंग्रेजी में हम चलेंगे क्वेश्चन को लेकर के। Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to high capital output ratio। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो कारण ये शो ऑफ नहीं होता है। तो चलिए 50 क्वेश्चन तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। बीच में आपको लगता है कहीं कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए
और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।